हेलिवेट्स तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी से और बहुत डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो होता क्या है कि 1848 में फेडरिक सॉर्गियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पिक्चर्स बनाई, चार। और उनमें से आप लोग पहली वाली बताइए इसका नाम क्या है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो या पढ़ी हो इसके बारे में। तो पहली वाली पेंटिंग का नाम क्या है? तो हम लोग बात करें इस पेंटिंग का एक्चुअल नेम क्या है, द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इसमें जो हमारे सर्गियो हैं ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करके ये पेंटिंग बनाते हैं। तो फिर बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिल रही है, उनके हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में मैन राइट्स चार्टर है, यानी कि इंसानी वो अधिकार हैं उनके पास। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लोग क्या मोनार्की छोड़ के आ रहे हैं। नीचे आपको मोनार्की के जो बेस्ट है वो देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जो लोग हैं वो साथ में मोनार्की के जो क्राउन वगैरह है वो लेके आ रहे हैं और फेंक रहे हैं नीचे। और ऊपर से जब ये लोग आज़ाद हो रहे हैं तो फिर ऊपर से इनके जो गॉड हैं ईसा मसीह, वो क्या कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर इनके ही इस पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे किसके बारे में, और इन जवाबों को आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर, और कैसे कैसे क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, और कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया नेशनलिज्म के लिए, और कैसे कैसे जो राजवंश से उनका अंत हुआ, और कैसे कैसे जो नेशन स्टेट थे वो हमारे अस्तित्व में आए। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अपने आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो पहले टॉपिक की हम बात करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो 1789 में हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके थे कि जो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था। तो बेसिकली ये आपको क्या लगता है कि केवल इसका असर केवल फ्रेंच पे दिखा होगा? नहीं, इसका असर हमें पूरे यूरोप पर देखने को मिला था। पूरे यूरोप में इसका असर पड़ा था। और इसी मतलब एक तरीके से कहें तो चिंगारी वाला मूवमेंट यही था। यहीं से आग फैली थी क्रांति की, और पूरी सब जगह फैल गई थी। तो हमें ये देखने को मिला। और इससे पहले क्या होता था फ्रेंच के अंदर, ये यूरोप के अंदर, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि जो राजा राज करते थे तो उनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी, बहुत सारे राइट्स होते थे, और आम जनता के पास कुछ भी पावर्स नहीं थी, ना उनके पास कुछ राइट थे। राजा का बेटा राजा बनता था और जनता हमेशा ठेंगा देखती रहती थी, और राजा वालों को हमेशा ठेंगे ही देते थे इन्हें, और बेवकूफ़ बनाते थे और खुद राज करते रहते थे। तो भैया जनता बहुत परेशान हो गई हमारी 1789 से पहले। तो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। तो क्या क्या चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ से, मोनार्क से कॉमन पीपल के पास चली गई पावर। और हम लोग बात करें कि थ्री कलर का जो वो फ्लैग था वो चुन लिया गया, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी यही ऑफिशियल डिक्लेयर हो गई क्या नेशनल लैंग्वेज। और हम लोग बात करें कि नया नेशनल एंथम लिखा गया और शपथें ली गई, और लोगों ने क्या किया, स्टेट जनरल के चुनाव वगैरह कराया, उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। और जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज लगती थी और वो सब के सब खत्म कर दी गई। तो ये हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले हमारी कंट्री के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। और ये सब तो था ही था, ये सब चेंजेस तो आए आए थे। पर वहाँ की आर्मी ने भी क्या किया, मास लेवल पर नेशनलिज्म का आइडिया फैलाया कि भैया हम लोगों ने मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी कर ली है, तो भैया तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया दूसरे लोगों को, और इस तरह नेशनलिज्म का जो भावना थी वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे फैल रही थी। तो भैया सीन सही चल रहा था लोगों का, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। पर क्या होता है कि 1799 में एक आदमी आता है, बहुत पावरफुल आदमी, बहुत दमदार आदमी, जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो भैया हमारे नेपोलियन चाचा आए और ये क्या बन गए, डिक्टेटर बन गए। और डिक्टेटर बनने के बाद इन्होंने कुछ सिविल कोड लाए, सिविल कोड ऑफ 1804 लाए। तो स्टार्टिंग में इनके लोग इन्हें बहुत मसीहा मानते थे और इन्हें बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि भैया इनकी कोट्स आप ज़रा पढ़ के देखिए ये क्या कानून लाए थे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया भला मानो सही है। क्योंकि भैया इन्होंने
जो इक्वालिटी एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। यानी कि हम लोग अभी तक हायरार्की सिस्टम देखते आ रहे थे। आम लोग पीजेंट्री और राजा नोबल्टी सब थोड़े अलग-अलग थे। अब इन्होंने क्या किया, भैया जो लोग हैं वो सब कानून के बराबर में सब बराबर हैं। और इवन कि इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स को भी इशू करवा दिया कि भैया जिसे ज़मीन लेनी है, जिसका पैसा है वो ज़मीन खरीद सकता है। और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम बंद करवा दिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया करवा दिया, और स्टैंडर्ड वेट और वीज़ा सिस्टम का भी मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया, करेंसी भी सेम करवा दी। हम लोगों ने देखा था कि हाँ, अलग-अलग करेंसी चलती थी, ये सब करवा दिया इन्होंने। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव करवा दिए इन्होंने, और बस ये सब हमें देखने को मिला। तो लोगों को लगा कि भैया बहुत बड़ा मसीहा है भैया, क्योंकि जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ पे मोनार्की खत्म हो जाती थी। और जो लोग थे भैया बहुत इम्प्रेस थे इनसे, फिर लोगों को पता था भैया ये आदमी नहीं पगचास हो रहा है। तो फिर लोग धीमे-धीमे इनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी आईं, जिसकी वजह से लोगों ने नफ़रत करना स्टार्ट कर दिया। कौन-कौन सी पॉलिसीज़ थी वो उनके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। RTCS after freely take हेलविट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सॉरी फॉर दैट कि हम लोगों ने पिछला वीडियो आधे ही पे छोड़ दिया था, और आधा वीडियो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम लोग बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट भैया आए और इन्होंने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर लिया, और फिर क्या किया था इन्होंने, सिविल कोड जारी करवाया था 1804 में, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कराया था, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब बराबर हो गए थे। अब पहले हम लोग हायरार्की देखते थे कि अलग-अलग लोगों के बीच में अलग-अलग हायरार्की एग्जिस्ट करती थी, तो वो सब खत्म हो गई थी। और इन्होंने जो प्रॉपर्टी के राइट्स थे वो भी लोगों को दिला दिए थे, और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भी एक हटा हटा दिया था, और इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। दूसरा था कि इन्होंने स्टैंडर्ड वेट और मेज़रमेंट का सिस्टम चलाया और कॉमन करेंसी करा दी, अलग-अलग चलती थी जो। और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे वो भी हट गए थे। तो इतना सब देख के लोग खुश हो गए, भैया बहुत अच्छा आदमी है। आस-पास के देश भी खुश हो गए, भैया इनकी आर्मी इसका स्वागत किया जाने लगा। बाद में क्या हुआ कि इनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी आई जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो नेपोलियन कोड था वो बेकार हो गया था, क्योंकि इसमें हमें देखने को क्या मिला था कि इन्होंने जो लोग थे उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी, और इवन कि इन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी, ज़बरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती करवाते थे। तो इस इन कुछ कारणों की वजह से लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, लोग इनका बहिष्कार कर रहे थे। तो यही देखने को मिला कि लोग भैया नेपोलियन को पसंद नहीं कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि वहाँ पे यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो नेशन स्टेट क्या होता है कि जहाँ के लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, तो ये सब हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो हमें देखने को नहीं मिला वहाँ पे। तो आज के समय पे अगर हम लोग इन कंट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल लें तो ये सब क्या है, नेशन स्टेट हैं, जैसे जर्मनी हुई, फ्रांस हुई, हमारी इवन की इंडिया हुई, तो ये सब क्या है, नेशन स्टेट कंट्रीज़ हैं। तो पहले एक्चुअली 18th सेंचुरी से पहले ऐसा कुछ ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं करता था। पहले तो राजघराने चलते थे, तो ये बड़ा सीन था। तो ये वाला मैप देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहले डायनेस्टीज़ के रूल चलते थे, यानी कि बड़े-बड़े एम्पायर चलते थे। नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो तो बाद में आया था हमारा। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक कंट्री का जिसका नाम, एक एम्पायर का जिसका नाम है हब्सबर्ग एम्पायर। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि लोगों के भैया बहुत अलग अलग प्रकार के लोग थे, इनके आइडियाज़, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग था। तो अब सीन क्या देखने को मिल रहा है कि आपको लगता है कि ये लोग नेशन स्टेट बन पाएंगे? हाँ, ये बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं ये। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो हमारी सोसाइटी थी, हमारा अगला टॉपिक का नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। तो हमने देखा था कि जैसे कि यूरोप था, यूरोप की जो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी के लोग कौन थे, जो भैया बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग थे, यानी कि सबसे रईस आदमी यही थे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स हुए, टाउन हाउसेज हुए, और कंट्री साइड में सब इन्हीं के होते थे, और ये इनके पास सोशल और पॉलिटिकल पावर थी। और हम लोग बात करें कि ये इन लोगों की जो आपस में मतलब ये फ्रेंच में बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ थी, आपस में जुड़ी रहती थीं, और ये आपस में ही शादी करते थे, रहते थे, और ये लोग फ्रेंच बोलते थे, और एक तरीके की जीवन जीते थे। तो और ये एक तरीके से कहें तो ये थे तो माइनॉरिटी, पर पावर एक्चुअली इन्हीं के पास थी एक्चुअली।
दूसरे थे हमारे पीजेंट, तो पीजेंट भैया सबसे गरीब लोग थे, किसान मतलब सोसाइटी में सबसे गरीब थे और इनके पास इतनी ज़्यादा लैंड थी ही नहीं एक्चुअली। और ये लोग कहाँ जाते थे काम करने? इन्हीं लोगों के पास काम करने आते थे और ये लोग मेजॉरिटी में थे, पर ये लोग पावरफुल नहीं थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। तो बाद में क्या होने लगा कि जो मिडिल क्लासेस थी उसका राइज़ वगैरह भी होने देखने को मिला हमें। और जो मिडिल क्लास थी ये ना ही अमीर थी, ना ही गरीब थी और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। और इसमें क्या एग्ज़ाम्पल जैसे कि बिज़नेसमैन हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, प्रोफ़ेशनल्स हुए, तो भैया बाद में ये लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि इन्हें कुछ राइट्स चाहिए हैं। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास के पास 2 नए आइडिया आए। क्या-क्या नया आइडिया है? पहला है कि नेशनल यूनिटी यानी कि नेशनल स्टेट का आइडिया आया, यानी कि सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज का आइडिया आया और दूसरा था लिबरल नेशनलिज़्म का, यानी कि लिबरलिज़्म का। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझते हैं अब। तो क्या था इनका लिबरल नेशनलिज़्म का आइडिया? तो ये लोग चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी है, उसका अंत हो जाए और जो गवर्नमेंट है, जो लोगों की गवर्नमेंट बन जाए। और ये चाहते थे कि सबको फ्रीडी मतलब फ्री मिल मतलब फ्री आज़ादी मिले और ये सबके जो कानून हैं उसके सामने सब बराबर हों। और जो क्लर्जी को बचपन से यानी कि पैदा होते ही राइट्स मिल जाते थे, वो सब खत्म हो जाए उनके। और एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन जाए हमारी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। और ये बस इनके ये लोग अपने लिए तो सोच रहे थे, पर इनके पास एक प्रॉब्लम भी थी कि ये महिलाओं के लिए और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे मेंस के लिए राइट्स की डिमांड कर ही नहीं रहे थे, ये केवल अपने लिए डिमांड कर रहे थे। तो अब ये लोग भैया परेशान नहीं होंगे, तो ये परेशान होंगे तो वो ये लोग भी कंट्री के अलग-अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करेंगे, भैया हमें राइट क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग क्या करें, पागल हैं? ये सब तो चल रहा था। दूसरी प्रॉब्लम थी ट्रेडर्स के साथ। तो भैया जो हम लोग बात करें यहाँ पे क्या चल रहा था कि इन लोगों को अलग-अलग हमें जैसे अगर हमिंसबर्ग से लेकर न्यूमंसबर्ग तक जाना है तो इन्हें अलग-अलग जगह पे टैक्स वगैरह देने पड़ते थे। तो भैया हर एक जगह पे बैरियर अलग लगे थे और हर जगह पे करेंसी बदलनी पड़ती थी इन्हें। तो भैया इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो भैया कितना पैसा देते? तो ये लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ के अलग-अलग प्रकार की करेंसी देख रही थी और इतना सारा टैक्स भी लग रहा था। तो भैया ये लोग सोच रहे थे भैया हम लोग जब टैक्स ही देते रहेंगे तो कमाएँगे क्या और खाएँगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी ट्रेड वालों के साथ। तो हुआ क्या एक्चुअली 1834 में कस्टम यूनियन ने एक क्या बनवाई, ज़ोलेनवर्निज़्म बनवाई। तो इसमें क्या था कि ये स्टार्ट करवाया था प्रशिया ने। और इसमें था क्या, इन्होंने सबसे पहले जो 30 करेंसी थी अलग अलग, तो उनको हटाकर एक सिंपल करेंसी करवा दी। और इन्होंने यूनियन ने क्या करवाया, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया कि भैया अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भैया आप ऐसा हट करिए कि बाकी सारा टैक्स हटा दीजिए। और इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने बहुत सारी करेंसी को घटा दिया है, जैसे कि मैंने अभी हाल बताया आपको। और इन्होंने क्या करवाया, रेलवे नेटवर्क बिछवा दिया, मतलब प्रमोट किया, जिससे कि ट्रेड अच्छी तरीके से हो सके और ट्रेड में बहुत मतलब जल्दी जल्दी काम हो सके हमारा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी कि जो हमारे नेपोलियन साहब थे, इनका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो गया था, 1799 से। और इनका टाइम पीरियड कब चला था, 1815 में। तो ऐसा क्या हुआ था इसकी वजह से इनका जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। तो भैया नेपोलियन ने कर लिया था युद्ध, किसके साथ साथ, अलग अलग 4 कंट्रीज़ के साथ। और कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन हुई, प्रूशिया हुई, ऑस्ट्रिया हुई और रशिया हुई। इन चारों के साथ इनका अकेले का आदमी, एक के सामने चार चार। तो इनके सामने बैटल ऑफ वाटरलू होती है और जो नेपोलियन है वो हार जाते हैं। तो भैया ये लोग पुरानी विचारधारा के थे, इसलिए जो मतलब जो लोग जीत तो गए। और ये के सभी के सभी देश क्या थे, कंजर्वेटिव थे, यानी कि पुरानी विचारधारा के थे। तो इन्हीं को कंजर्वेटिज्म कहा गया था। और हम लोग बात करें कि इन्होंने सारे चेंजेस को चेंज कर दिया जो कि नेपोलियन अपने टाइम पीरियड पे लाया था। जैसे कि इन्होंने जो मोनार्की थी वो दोबारा से स्टेब्लिश कर दी थी और जो सोशल हायरार्की थी वो भी दोबारा से रीस्टेब्लिश कर दी थी। तो हमने देखा था कि कानून की नज़र में सब बराबर थे, अब सब बराबर है नहीं और सोशल हायरार्की स्टार्ट करवा दी। और इन्होंने ऑटोक्रेसी को दोबारा से रीस्टेब्लिश कर दिया और इन्होंने सेंसरशिप फिर से लगा दी हुई है पूरी जगह जगह पे। तो ये इन्होंने जितने नेपोलियन ने जो जितने भी चेंजेस किए थे सबको तो इन्होंने दोबारा से चेंज कर दिया क्योंकि ये दोबारा से मोनार्की लाना चाहते थे। तो ये सब तो हो रहा था। फिर इसके बाद टीटी साइन होती है ये लोग टीटी साइन करते हैं, टीटी ऑफ वियना 1850 में। इसको होस्ट कर रहे थे ड्यूक मार्टिनिच। तो बेसिकली इन्होंने क्या, इस टीटी में था क्या, हम लोग वो देखते हैं।
तो ये रहे कुछ इनके ट्रीटी ऑफ वियना के कंडीशंस कि इन्होंने क्या कराया था। सबसे पहले इन्होंने जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो पहले राज करती थी फ्रांस के ऊपर, उन्होंने दोबारा से उसे रिस्टेब्लिश कर दिया था, यानी कि दोबारा से उन्हें गद्दी पर बैठा दिया था। ये लोग तो डेमोक्रेसी चाह रहे थे ना, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया था। इन्होंने ये लोग तो कंजर्वेटिज्म तो दोबारा से अपनी मोनार्की लाना चाहते थे, तो उसको इन्होंने हटा दिया था। तो मतलब उन लोगों ने हटा दिया था, इन लोगों ने दोबारा बैठा दिया। और बहुत सारे स्टेट्स को इनके बॉन्डी के ऊपर रखे गए, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंशन ना हो सके। और जो पर्शिया वाज गिवन टू, अब भैया पर्शिया को नई नई टेरिटरी दे दी गई वेस्टर्न फ्रंट पर। और जो ऑस्ट्रिया थी, अब उसे कंट्रोल मिल गया था किसका, नॉर्थ इटली का। और जो रशिया थी, उसने उसको मिल गया था क्या, पोलैंड मिल गया था। और नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बनाई थी, और उसको इन्होंने अनटच रहने दिया, और बाकी सब तो चेंज कर ही दिया था इन लोगों ने। तो हमने अब देखा था कि यो भैया 1850 के बाद क्या हो गए थे, जो न्यू कंजर्वेटिज्म का बोलबाला था वो पावरफुल हो गए थे। अब इन लोगों ने नेपोलियन को तो हरा ही दिया था, अब रियल पावर तो इनके पास थी। और दोबारा से फ्रांस के अंदर हम लोग देखें क्या हो गई थी, जो मोनार्की थी वो दोबारा आ चुकी थी। तो ये सब सीन चल रहा था। अब भैया दूसरे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रेवोल्यूशनरी। तो बहुत सारे लिबरल नेशनल लोग थे, वो इससे खुश नहीं थे, मतलब कंजर्वेटिव के राज से खुश नहीं थे। अब वो लोग क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। क्यों अंडरग्राउंड होगा, कि भैया अब तो ये लोग थे, ये लोग अगर इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये लोग ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वो इन्हें नटवा देते हैं। इसलिए कि ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो ये और इन लोगों ने क्या करा है, सीक्रेट ग्रुप्स बनाए, और इन्होंने अपोज किया किसका, मोनार्की का अपोज किया। और इन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल को भी हटाने के बारे में सोच रहे थे। और इन्हें चाहिए थी क्या, आज़ादी। बोलो आज़ादी, बोलो आज़ादी। तो ये सब मांग रहे थे ये। तो ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गुसिपी मजीनी। तो इनका जन्म गेनिया में हुआ था, कब, 1807 में। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, और ये भी मेंबर थे ऐसी सोसाइटीज़ का जो कि अंडरग्राउंड रह के काम कर रही थी। और इन्होंने क्या बनवाई थी, इन्होंने भी दो सोसाइटी भी फॉर्म करवाई थी। इनका नाम था यंग इटली इन मार्सलीस, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्नी। और ये लोग ये मानते थे कि हमें कैसे भी करके क्या करनी है, जो इटली है उसे यूनिफाई करना है। और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी तो पहले ही ज्वाइन कर ली थी। तो इतने सारा जब रेवोल्यूशन होगा तो भैया क्यों क्या होगा, जब इतनी सारी की सीक्रेट सोसाइटी बनेंगी, इतने सारे लोग जो रेवोल्यूशन है उसकी डिमांड करेंगे, तो क्या रेवोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रेवोल्यूशन की तो बात कर रहे थे, तो अब रेवोल्यूशन भी होंगे हमारे लगातार। कब से कब तक, 1830 से लेकर 1848 के बीच में हमें कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग दो प्रकार के रेवोल्यूशन देखेंगे। पहला होगा जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा होगा ग्रीक रेवोल्यूशन। पहले समझते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच में क्या था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी उन्हें फिर से हटा दिया गया था। कब, तो हमने देखा था कि फ्रेंच के अंदर 1815 में दोबारा सला दिया गया था। अब उन्हें दोबारा से हटा दिया गया लिबरल रेवोल्यूशन के द्वारा। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि मोनार्की को तो रहेगी, पर उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भी करना पड़ेगा। और जो लुईस फिलिप थे, इन्हें क्या कर दिया गया, ऐसा इंस्टीट्यूट, मतलब इन्हें फिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह। किसको, लुईस फिलिप्स को। और हम लोग बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम पहले पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स का। तो भैया ये लोग फ्री होके अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते थे, अलग अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो भैया इन्हें भी क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। ये लोग अलग हो गए किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। तो दूसरी हम लोगों ने बात की थी ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में। तो जो ग्रीक जो कंट्री थी वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आती थी। और 15 सेंचुरी से पहले हम लोग बात करें क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आती थी। इधर के लोग भी डिमांड कर रहे थे कि इन्हें भी अलग से नेशन स्टेट दे दो, पर भैया इन्हें मिल नहीं रहा था, ये इतनी पावरफुल थे नहीं। तो इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के पेंटर्स वगैरह पेंटिंग बनाते थे, जैसे कि यहाँ का रेवोल्यूशन हो सके। तो आखिरकार हुआ क्या कि 1832 में जाके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें कि ग्रीस को क्या कर दिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह स्वीकृति मिल गई। तो भैया यहाँ के लोग तो खुश हो गए। हम लोग अब बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है कौन सा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो भैया नेशनल फीलिंग इकट्ठी करनी थी अब लोगों को। भैया नेशनल मूवमेंट चलाने हैं तो नेशनल फीलिंग भी तो इकट्ठी करवानी पड़ेगी। तो जो अलग अलग आर्टिस्ट थे वो अपनी आर्ट के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, स्टोरीज की फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में देशभक्ति जगाने की कोशिश कर रहे थे, कि ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि डिमांड करे क्या, आज़ादी, बोलो आज़ादी। और जो रोमांटिज्म होता है कि ये क्या होता है, कल्चरल मूवमेंट होता है जिससे कि पर्टिकुलर प्रकार
का नेशनल सेंटिमेंट निकल के आते हैं, जिससे कि लोग आज़ादी के प्रति जागरूक हो सकें और अपने देश के लिए आज़ादी ले सकें। तो ऐसे ही रोमांटिक आर्टिस्ट में से हमारे हैं जॉन गुटेनफ्रीड हैं। एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा है कि भैया जो रियल कल्चर होता है, वो आम लोगों के पास में देखने को मिलता है, ना कि कोई राजा के पास देखने को मिलता है। और इन्होंने कहा कि भैया जो कल्चर होता है इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी कि असली आत्मा देश की उसका कल्चर ही है। तो भैया ऐसा कुछ यहाँ के रोमांटिक आर्टिस्ट कह रहे थे। और यूरोप के अंदर देखते हैं कि वो रोमांटिक की भावना कैसे जग रही थी लोगों के अंदर देश के प्रति। तो हम लोग देखेंगे पोलैंड की हम लोग कहानी सुनेंगे। कहानी क्या है कि जो पोलैंड था उनके ऊपर ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज थोप दी जा रही थी और उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही थी। इस वजह से यहाँ पे 1831 में क्या हुआ कि जो रशियन वहाँ के लोग थे पोलैंड के, तो उन्होंने रशिया के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया, रेवोल्यूशन छेड़ दिया। तो वहाँ के लोगों वो उस समय पे जो रशिया थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और आज भी है। तो रशिया ने क्या किया कि उन लोगों को जेल में बंद कर दिया, कुछ को साइबेरिया मारने के लिए छोड़ दिया। तो भले ही इन लोगों को जेल हो गई हो, भले ही इन लोगों को मार दिया गया हो, पर भैया एक आप लोग देख रहे हैं रोमांटिसिज्म की फीलिंग तो आ रही है ना देश के प्रति कि भैया लैंग्वेज हमारी क्या होती है, हमारी कंट्री का पार्ट होती है, हमारी कल्चर का पार्ट होती है। तो भैया हमें यहाँ पे कितना रोमांटिक सीन देखने को मिल रहा था कि ये लोग अपनी लैंग्वेज के लिए अपने आप की जान की कुर्बानी तक लगा रहे थे। तो हमें पूरे यूरोप में ही ऐसी फीलिंग्स देखने को मिल रही थी, जो पेंटर्स या आर्टिस्ट अपनी अलग-अलग आर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे लोगों को और लोगों के अंदर पहुँच भी रही थी और लोग एक्शन भी ले रहे थे इसके खिलाफ, चाहे उन्हें मरना क्यों ना पड़े। तो हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। तो 1830s में क्या हुआ कि जो ग्रेट इन लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी और हम लोग बात करें पूरे यूरोप के अंदर और धीमे-धीमे क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और लोगों से गाँव से लोग जाके कहाँ जा रहे थे? शहर जा रहे थे, तो शहरों में क्या बन रहा है? स्लम्स बन रहे थे। और भैया प्रॉब्लम्स हो गई थी इतनी ज़्यादा, तो यहाँ पे भैया इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा था। तो भैया कुछ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे टाउन में आफ्टर आउटसाउटेड बाई इम्पोर्ट ऑफ चीप, तो यानी कि वो लोग अपने छोटे छोटी-मोटी ज़रूरतों का सामान कहाँ से मँगाने लगे थे? यूरोप से मँगाने लगे, जो इंग्लैंड था वहाँ से मँगाने लगे थे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन हो वो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ पे मशीनों से सस्ता सामान बढ़ जाता था, वहाँ से मँगाते थे। तो उनकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ गई थी, तो वो जो लोकल का प्रोडक्ट होता था वो कोई खरीदता नहीं था, वो थोड़ा महँगा होता था। इससे वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो भी थोड़ी ट्रबल्ड एक्सपीरियंस कर रही थी। तो इससे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो भैया प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और जो लोग अब जो गाँव के साइड जा रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। अब भैया 1948 में क्या होता है कि लोग डिमांड का बहुत मतलब विद्रोह पे उतर आते हैं कि भैया क्या हो रहा है देश के अंदर। जो हमारे यहाँ के राजा थे लुई फिलिपी, तो भैया वो छोड़ के भाग जाते हैं देश। अब जब देश छोड़ के भाग जाएँगे तो कोई ना कोई चाहिए देश चलाने के लिए। तो अब क्या होता है कि लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं नेशनल असेंबली का फॉर्म करते हैं और क्या बना देते हैं, जो फ्रांस होता है उसे रिपब्लिक कंट्री बना देते हैं हम लोग एक बात करें तो। क्या-क्या चेंजेस हुए हम लोग वो देखते हैं कि जब रिपब्लिक हमारा फ्रांस का बन गया, नेशन स्टेट बन गया, तो हमने क्या देखने को मिला। सबसे पहले वोटिंग राइट मिलेगा जितने भी मेल थे 21 साल से बड़े थे और वुमेन्स को राइट्स अभी भी नहीं मिले थे और दूसरा था ये कि जो हम लोग बात करें कि जो वर्क है वो गारंटी कर दिया जाए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी वो सबको काम मिले, तो ये भी इंश्योर किया गया। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिले थे। और इतना सब तो चेंजमेंट हो ही रहे थे। तो उससे पहले एक एक चीज़ और हुई थी, सिसिलियन रिवोल्ट भी हुआ था 80 से पहले, मतलब अगर इसके पहले के टाइम पीरियड की बात करें, 1845 में क्या हुआ था, सिसिलियन रिवोल्ट हुआ था। तो इसमें ये था कि जो व्यूअर्स थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें पैसा कम दे रहे थे। इस वजह से इन लोगों ने विथड्रॉ कर दिया और मारने के लिए भाग पड़े ये लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो गया आर्मी वालों के पास, तो उन लोगों ने इन लोगों को मतलब हटाने के लिए कोशिश की, तो ये हटे नहीं। तो इन्होंने 11 व्यूअर्स को मार दिया। तो हम लोगों ने देखा कि अलग-अलग जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, रिवोल्ट्स देखने को मिल रहे थे। अब भैया ये लोग जब इतने लोग डिमांड कर रहे थे तो क्या जो मिडिल क्लास थी वो शांत थोड़ी ना बैठी रहती। तो हमारा अगला टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो जो मिडिल क्लास थी उनकी डिमांड ये थी कि भैया पहला नेशन स्टेट बनाया जाए और दूसरा जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कराया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले हमें और जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्टी बनाने की आज़ादी मिले। ये सारे राइट्स जो ये लोग मानना चाह रहे थे अब।
हम लोग बात करेंगे जर्मन वाले रीजन की। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मिडल क्लास है वो सभी के सभी इकट्ठे होते हैं और ये लोग फ़ॉर्म करते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और भैया ये धर्म इसमें क्या होता है कि 8 से 31 लोग इकट्ठे होते हैं और इनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? आम लोग भी, पीजेंट छोटे-मोटे लोग भी थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और ये लोग 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट जो सेंट पॉल चर्च है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक अपनी असेंबली बनाते हैं और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और भैया ये लोग इग्नोर कर रहे थे आम लोगों को। तो भैया स्टार्टिंग में तो वो सपोर्ट कर रहे थे, पर बाद में उन्होंने भी सपोर्ट बंद कर दिया जब ये लोग इन लोगों ने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो भैया ये लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास के सभी लोग ये बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और जाते हैं कहाँ पे? प्रुशिया के राजा। तो ये लोग गए भैया, उस समय पर जो पर्शिया के राजा थे वो थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो भैया जो इन्होंने क्या किया, आर्मी को बुलाया और इनकी अच्छे से खातिरदारी करवाई और इनसे कुछ नहीं मिला इनका, और इनका जो मूवमेंट था वो भी फेल हो गया। तो भैया अपने देखने को क्या मिला कि अगर ये लोग छोटे-मोटे लोगों को जोड़ लेते तो इनका जो मूवमेंट था वो थोड़ा बड़ा लेवल का हो जाता। शायद प्रेशर में आके जो राजा था उन्हें साइन करना ही पड़ता, पर इन लोगों ने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं। तो भैया इन्हें कुछ मिला भी नहीं, ठेंगा दिखा दिया गया इन्हें और ये रेवोल्यूशन ठंडा पड़ गया इन्हें। अब भैया हो क्या रहा था कि भैया ये मोनार्क्स थे, ये समझ चुके थे कि भैया आज ना कल तो ये हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये आगे चल के कुछ ना कुछ तो हमारी पावर्स ख़त्म कर ही देंगे। इस वजह से जो इन लोग थे, इन लोगों ने क्या करवाया, ये लोग समझ चुके थे, इस वजह से इन्होंने थोड़ी कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया इन लोगों को, रेवोल्यूशनरीज़ को। तो सबसे पहले इन्होंने 2 काम करवाए। सैडम एंड बॉन्डड लेबर वर एबोलिश्ड बोथ इन हैम्सबर्ग एंड डोमिनियंस इन रशिया। और दूसरा काम ये करवाया कि इन्होंने हंगेरियंस को क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दी, कब? 1867 में। तो ये 2 चेंजेस कराए थे इन लोगों ने, जिससे कि ये लोग मान सकें। हमारा अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो कैसे-कैसे यूनिफ़ाई होंगे ये दोनों लोग, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन लोगों ने राजा के पास गए थे, परमिशन माँगी तो उन्होंने दी नहीं। तो भैया जो मिडल मैन थे, यानी कि हम लोग बात करें मिडल क्लास थी, तो वो लोग किसके पास गई? जंकर्स के पास गई, जो कि प्रुशिया के बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो वो जो लैंडलॉर्ड्स गए किसके पास गए? प्रुशिया के चीफ मिनिस्टर के पास गए, ओटोमन बिस्मार्क जिनका नाम था। तो भैया इन्होंने मिलिट्री की मदद से इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया? तो कुछ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स किसके पास थे? फ्रेंच के पास, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के पास थे। तो इन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी और क्या करे, ये लोग जीत गए उनसे। तो इनकी उनके साथ 7 साल तक लड़ाई होती है। तो फिर बाद में क्या होता है, जो मतलब इनका जो देश है वो पूरा यूनिफाइड हो जाता है ओटोमन बिस्मार्क की मदद से। और उस समय पे हम लोग बात करें कि फ्रेंच, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जिनके खिलाफ ये लोग पर्शियन लड़ रहे थे, तो ये लोग भी बहुत पावरफुल थे उस समय पर। तब भी इन्होंने उन्हें हरा दिया था। तो हमने देखा कि वो लोग जीत चुके थे और अब जर्मनी क्या हो गया था, यूनिफाइड हो गया था पूरा-पूरा। तो अब इसमें क्या किया जाता है, 18 जनवरी 1871 को नया राजा बनाया जाता है, केज़र विलियम वन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये वो जो मॉडर्नाइज़ेशन होती है करेंसी की, उसके ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग का थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इटली की यूनिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे इटली की यूनिफिकेशन के बारे में। 19वीं सेंचुरी के अंदर जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कुछ कंट्रोल हम लोग बात करें किसके पास था, बर्बन किंग्स के पास था, स्पेन के, कुछ पोप्स के पास था और कुछ था इटालियन प्रिंस के पास जिनका नाम सर्दिना पिएडिमोंट था, और दूसरा था ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। इन लोगों में बटा हुआ था। तो भैया जो अब क्या होंगे कि जो विक्टर एमनुअल सेकंड होंगे, ये लोग क्या करेंगे, इनकी इच्छा होगी कि भैया आप ये कह देंगे कि भैया हम कुछ भी करके आप इटली को यूनिफ़ाई कर देंगे। और जो गुस्से मेदिनी थे वो भी यही चाहते कि यूनिफ़िकेशन हो जाए हमारा। तो अब ये जो इटली के एम्परर हैं, ये क्या करेंगे, ये बुलाएँगे अपने मिनिस्टर को। तो भैया ये अपने मिनिस्टर को भेजते हैं जिनका नाम क्या था, काउंट कैवियर था। तो भैया ये फ्रांस की मदद से ये क्या करते हैं, ये हरा देते हैं ऑस्ट्रेलियन हम वो हब्सबर्ग को, आर्मी को हरा देते हैं और इतना पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये इतना एरिया तो ये लोग जीत लेते हैं। फिर आगे क्या होता है, अब ये लोग साउथ वाले रीजन के लिए क्या करते हैं, तो फिर भैया ये लोग फिर मिलते हैं किसी से, गुसेप गैरिबाल्डी से मिलते हैं। तो 1860 के अंदर हम लोग बात करें कि क्या होता है, इसके पास थोड़ी आर्मी वगैरह भी थी, इसके पास, इस आदमी के पास जो आप लोग को लाल कपड़ों में दिख रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे भैया कि ये साउथ वाला एरिया को पूरा का पूरा जीत लेंगे, नीचे से आप लोग को दिख रहा होगा। अब बची है पोप वाले एरिया की बारी, जो कि पोप के कंट्रोल में है, उसके बारे में और चर्चा करते हैं।
तो बीच बीच वाला पार्ट बचा, तो भैया जो पोप होते हैं वो अपने आप डर के छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो आखिरकार 1861 में जो विक्टर एमनियल थे, इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया जाता है यूनिफाइड इटली का किंग। तो भैया हमने देखा कि यूनिफिकेशन यहाँ का भी हो गया था। अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर कैसे-कैसे यूनिफ़िकेशन हुआ, हम लोग वो देखते हैं। तो अब जैसा कि हमने अभी हाल देखा कि इटली और जर्मनी के अंदर यूनिफ़िकेशन कैसे हुआ, तो उसी प्रकार हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे यूनिफ़िकेशन कैसे हुआ था ब्रिटेन के अंदर। तो ये बहुत छोटी प्रोसेस नहीं थी कि रिवॉल्यूशन हुआ और स्टार्ट हो गया यूनिफ़िकेशन, तो बहुत लंबी प्रोसेस थी। अभी तक बात ये चल रही थी कि यूनिफ़िकेशन कैसे हो रहा था इंग्लैंड का। तो भैया हुआ क्या कि 1688 में 1688 से पहले तो यहाँ पे मोनार्की चलती थी। फिर भैया यहाँ पे क्या आ गया, पार्लियामेंट आ गया। तो इन्होंने कह दिया कि भैया कि अब हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, अपने आस-पास की टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं। और इन्होंने क्या की, जो स्कॉटलैंड था उससे मीठी-मीठी बातें की। तो 1717 में इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में एक व एक्ट बनाया, इससे कि क्या हुआ, यूनिफ़ाई हो गया स्कॉटलैंड और क्या इंग्लैंड। तो इसे क्या कहा गया था, ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, मतलब ग्रेट ब्रिटेन कह दिया इसे। और धीमे-धीमे क्या हुआ कि भैया जो इंग्लैंड के लोग थे वो सप्रेस करने लगे कहाँ के, स्कॉटलैंड के लोगों को। ऐसे करके इन्होंने उसकी सारी पावर ले ली। और ऐसे ही के समय देखने को मिला था आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे लोग, तो पहले थे कैथोलिक, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। तो ये आप लोगों ने कैथोलिक चर्चेज़ की थ्योरीज़ वगैरह पढ़ी होंगी। इतना बहुत तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। तो इंग्लैंड क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कै जो इंग्लैंड था वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह भी होते हैं सन 1978 में। वुल्फस्टोन इनके खिलाफ रिवोल्ट भी करती हैं, पर उनका जो धरना था वो शांत कर दिया जाता है। और फिर बाद में जो ये आयरलैंड था उसे भी अपने अंदर ले लेते हैं ये लोग। तो वही हमने बात की थी कि 1801 में आयरलैंड क्या बन गया, ज़बरदस्ती बना ले लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और एक पूरा हमारा ब्रिटिश नेशन बन गया, पूरा तैयार हो गया। तो अंग्रेज़ों ने यूनिफ़ाई तो कर लिया, तो इसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज ही रखी है, यानी कि अपने जो कल्चर था उसी को तो इन्होंने डोमिनेट किया और बाकी सबको दबा दिया इन लोगों ने। तो ऐसे करके हमारा जो ब्रिटिश नेशन था वो तैयार हो गया था। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो भाई बेसिकली हुआ क्या था, 18वीं सेंचुरी के अंदर जो आर्टिस्ट थे, तो वो क्या कर रहे थे कि देशभक्ति को जगाने के लिए कुछ लोग कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भारत माता कॉन्सेप्ट हुआ, तो जैसे कि हमारी भारत माता का कॉन्सेप्ट निकले और सभी लोग इकट्ठे हो जाए अपने देश के प्रति लड़ने के लिए। तो वैसे ही यूरोप के अंदर भी देखने को मिलेगा कि वहाँ के लोग भी अलग अलग चीज़ों को जगा। तो वैसे ही जो यूरोप के आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशनल फिगर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये फीमेल फिगर्स को बनाते थे, जिसे हम लोग एलेगरीज कहते हैं, यानी कि उधर भी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, जैसे कि फ्रेंच में मैरियाना थी और जर्मनी की जर्मेनिया थी। तो ऐसे फीमेल फिगर बनाए गए जो कि मोटिवेट करते थे कि हाँ भैया, अपने देश के लिए आपको कुछ करना है, आपकी माता बहुत हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इम्पेरियलिज्म। तो जो नेशनलिज्म तो हमने वो देख लिया था कि भैया क्या हो रहा था कि देशभक्ति की भावना जग रही थी। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज होंगी वो छोटे छोटे नेशंस को क्या करने लगेंगी, कंट्रोल करने लगेंगी। इसका हमें रिजल्ट हमें पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, या फिर दूसरी कंट्रीज हो। जैसे कि इंग्लिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो वो इम्पेरियलिज्म का ही एग्जाम्पल था कि कैसे कैसे अब हम लोग जो नेशनलिज्म था वो इम्पेरियलिज्म में चेंज हो गया था, वो समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बाल्कन रीजन की। तो भैया बाल्कन रीजन कंट्रोल में आता था ओटोमन एम्पायर के। तो भैया इनका जो कंट्रोल था वो धीमे-धीमे कंट्रोल छूट रहा था, और भैया यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ क्या कर रही थी, आज़ाद हो रही थी धीमे-धीमे। तो भैया आज़ाद हो रही थी, तो भैया ये लोग एक-दूसरे से जलते थे, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते थे। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, और जैसे कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हुई, रसिया हुई, जर्मनी हुई, इंग्लैंड हुई, अलग-अलग ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे, यानी मतलब इन कंट्रीज़ के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेरिटरी मिल जाए। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि एज़ अ रिज़ल्ट वर्ल्ड वॉर हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा, और बहुत सारे कारण भी थे और उनमें से एक ये भी था। और अगर बात करें तो बाद में बहुत से लोगों ने एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चलाए, और इवन की बात करें कि बाद में आज़ादी वगैरह भी मिलने लगी। तो भैया यही अच्छा नहीं होता है कि किसी के ऊपर राज करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को प्रताड़ित ना करो, जितना हो सके उतना ही किसी से काम लो, वरना फिर ज़्यादा लोगे तो फिर अच्छा नहीं होता है। और इसी के साथ हमारे जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बिना किसी देरी के, तब तक के लिए तो भैया अब ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसे वीडियो को पॉज़ करके आप लोग
क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लोग इस चैप्टर के उतार सकते हैं। जैसे कि पहला हमें ये दिख रहा है और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो ऊपर ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर लिखा है, तो आप लोग प्लीज़ इसे पॉज करके देख के आंसर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। तो दूसरा ये रहा, तीसरा ये है। मैं थोड़ी थोड़ी देर रुक जाऊंगा जिससे कि आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाए। चौथा क्वेश्चन ये, चौथा शायद मैंने आगे पीछे कर दिया। तीसरा ये है, चौथा निकाल दूं पहले मैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज़ वेट कर लीजिए और देख लीजिए आंसर आराम से। ये 4 है। 4 के बाद अब 5 वाला देखते हैं। अब ये रहा हमारा 5 वाला क्वेश्चन, आराम से पढ़ लीजिए। ये रहा 6 वाला और इसका आंसर ये नीचे लिखा है लास्ट में। तो प्लीज़ आराम से देखिए, आराम से कर लीजिए अपना काम। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आंसर लास्ट में लिखा है, तो आराम से पढ़ लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसके जो आंसर्स हैं ये रहे मैचिंग में। ये क्वेश्चन मैचिंग टाइप में दी गई थी तो हमने ऐसे कर दी नीचे। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये रहा 9th वाला और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो हो जाता है कब कंप्लीट।